हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सुदर्शन पैरामेडिकल के एक बेहतरीन चैनल पे, जहां पे आपको जितनी भी पैरामेडिकल कोर्सेज है सबके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। न्यूज़, वैकेंसी अपडेट या फिर जो भी स्टडी मटेरियल है सब कुछ इस यहाँ प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाया जाता है। वैसे यह लेक्चर जो आज का रहने वाला है वो इम्पोर्टेंट ड्रेसर वालों के लिए रहने वाला है, क्योंकि BTSC का एग्जाम आ चुका है, उनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। उनकी तैयारी को और प्रभावशाली और भी अच्छी तरीके से करवाने के लिए ये वीडियो लेके आए, जिसमें हम टॉप 20 मतलब एक तरीके से टॉप 49 MCQ लेके आए और उनका साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन भी करवाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी अब तैयारी हो चुकी है, अब उनको MCQ की रिक्वायरमेंट है और अपने आप को सेल्फ चेक करना है कि मैं कितना पानी में हूँ या कितना मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रखी है, या ऐसे स्टूडेंट जिनको ये पता करना है कि सर क्या मैं अब प्रिपेयर हूँ या नहीं, या प्रिपेयर हो चुका हूँ, ये MCQ मुझसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या सर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कौन सा है, वो सब का आंसर मिलेगा आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि BTSC ड्रेसर का एग्जाम बहुत पास आ चुका है। बहुत जनों की सर तैयारी पूरी हो चुकी है, बस अब उनको चाहिए तो क्या चाहिए सर, MCQ की प्रैक्टिस चाहिए कि सर आप बहुत अच्छी तरीके से MCQ करवा दीजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। और सर अगर हमारी प्रैक्टिस हो चुके तो हमें ये पता चल जाए कि क्या हमें ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज सुदर्शन पैरामेडिकल के प्लेटफॉर्म पे अब क्या बताया जाएगा सर, MCQ करवाए जाएंगे। कितने MCQ करवाए जाएंगे ड्रेसर के लिए सर? 49 MCQ यहाँ पे करवाए जाएंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, कहां से कैसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, और उसके अलावा क्या मेरी तैयारी परफेक्ट है या नहीं। और जिन बच्चों को ये चाहिए था कि सर हमें MCQ की प्रैक्टिस करवाए, तो प्रैक्टिस भी इस प्लेटफॉर्म पे आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन रहने वाले वो आपके सिलेबस में से रहेंगे। उसके अलावा 49 क्वेश्चन ऐसे चुन चुन के लेके आए कि जिनके आने की संभावना पूरी रहेगी। मतलब जिस टाइम आप एग्जाम देंगे उस टाइम पे भी एक बार याद करेंगे कि हाँ सर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन हमें करवाए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो याद रखना, इनको खुद भी सॉल्व करना। साथ में अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि सर कैसे सॉल्व करें, तो मेरे साथ बने रहिएगा, जिसके अंदर हम एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सर, अगर कोई स्टूडेंट हमारे चैनल पे नया है तो सबसे पहला तो उसे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्रिप्शन ले लेना है, ताकि क्या होगा, सब्सक्राइब कर देना, ताकि क्या होगा, जितना भी पैरामेडिकल से रिगार्डिंग न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट या फिर कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, सब वहां पे आपको मिलती रहेगी। या फिर आपको किसी बच्चे को ये भी डर होता है कि सर मुझे उस न्यूज़ का नोटिफिकेशन चाहिए, आज की क्लास का सर PDF चाहिए, सर वो वाला YouTube की क्लास का PDF चाहिए। तो अगर आपको किसी भी PDF की रिक्वायरमेंट है या आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुदर्शन पैरामेडिकल नाम का जो चैनल है हमारा टेलीग्राम के ऊपर, उसको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। साथ ही अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, सर मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा और बता दीजिए, या सर उस वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आप मुझे अलग से बताइए, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आया था, तो आप फ्रीली हमसे बात भी कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और साथ ही हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आप आराम से इस पर कॉल करके हमसे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जल्दी आज ही अपने मोबाइल से सुदर्शन पैरामेडिकल का ऐप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा जो भी कोर्स रिलेटेड मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, MCQ है, मॉक टेस्ट है, सारी की सारी चीजें यहां पे आपको क्या करवा दी जाएगी सर, दे दी जाएगी, है ना। तो आपको यहां पे सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो आज ही अगर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये फायदा मिलता रहे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप सुदर्शन पैरामेडिकल के ऐप को डाउनलोड करके सारे फीचर्स एक बार चेक कर लीजिए, क्या वो कोर्स मेरे रिलेवेंट है या नहीं, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। और बात करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया है। उसके अलावा अगर कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए आपको या कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग इंसुलिन उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे पास है जो इंसुलिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है,
तो बहुत सारे बच्चों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है क्वेश्चन को, तो वो इसका आंसर बता सकते हैं। मैं आपको ये बता देता हूं कि सर हमारे शरीर में एक पैंक्रियाज नाम की ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जिसका नाम क्या है सर? पैंक्रियाज। क्या नाम उसका? पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज को हम क्या बोलते हैं सर? उसे हम अग्नाशय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहां पे सर कितनी तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है? 3 तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है। एक होती है सर अल्फा सेल, अल्फा कोशिका, दूसरी होती है सर बीटा सेल, बीटा कोशिका, और एक हमारे पास होती है सर डेल्टा सेल या डेल्टा कोशिका भी पाई जाती है। अगर मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं सर? अल्फा सेल की, अल्फा कोशिका की बात कर रहा हूं, तो ये क्या रिलीज करता है? ग्लूकागॉन रिलीज करता है, जो कि एक तरीके का हार्मोन होता है। और ये क्या करेगा सर? हमारे रक्त के अंदर ग्लूकोज के लेवल को, मतलब शर्करा के लेवल को, किसके लेवल को? ग्लूकोज, शर्करा के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। क्या काम करेगा? बढ़ाने का काम करेगा। वही अगर मैं बीटा सेल की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं यहां पे? मैं बीटा सेल की, बीटा कोशिकाओं की बात कर रहा हूं। ये हमारे शरीर में क्या रिलीज करती है? एक हार्मोन जिसका नाम क्या होता है? इंसुलिन। और ये इंसुलिन क्या करता है सर? हमारे रक्त के अंदर जो शर्करा मतलब ग्लूकोज है उसके लेवल को क्या करता है सर? कम करता है। तो देखो, एक तो बढ़ाने का काम कर रहा है और दूसरा कम करने का काम कर रहा है। और आपका क्वेश्चन क्या पूछा था कि सर इंसुलिन हमारे शरीर में कौन उत्पादन करता है? तो याद रखना उसका आंसर क्या होगा सर? पैंक्रियाज होगा। सीधा सा सिंपल सा आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। और यहां पे 2 आंसर और आपके अच्छी तरीके से बन गए, है ना। चलिए नेक्स्ट। अब यहां पे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि सर मानव मेरुदंड किस कशेरुक स्तर पे समाप्त होता है? मेरुदंड की बात करें तो सर वो किसकी बात कर रहा है? सर यहां स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहा है। आपको स्पाइनल कॉर्ड का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए सर, C7 T12 L5 S1 C1। ये हमेशा याद रखना, ये कभी भी भूलना मत, ये कभी भी भूलना मत। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। ये पूरी की पूरी वर्टिबल कॉलम मतलब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताता है। मतलब हमारी बॉडी में सर्वाइकल कितनी होती है सर? सर्वाइकल होती है 7। हमारी बॉडी में थोरोसिस कितनी होती है? थोरोसिस वर्टिब्रा होती है 12। सर हमारे शरीर में लंबर कितनी होती है सर? लंबर होती है 5। फिर एक हमारे पास क्या होता है? सैक्रम। एक हमारे पास क्या होता है? सैक्रम। और एक हमारे पास क्या होता है सर? कोकिक्स होता है। तो ये चीज आप कभी भी भूलना मत। ये पूरा का पूरा बायोडाटा है किसके रिगार्डिंग सर? हमारे मेरुरज्जु या फिर किसके बारे में सर? कशेरुक दंड के बारे में, है ना। अब यहां पे इन्होंने पूछा है कि सर हमारे शरीर की जो कशेरुक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो कहां पे खत्म होती है? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, वो कहां पे खत्म होगी सर? वो L2 पे खत्म होती है। कहां पे खत्म होती है? L2 पे वो खत्म हो जाती है। तो यहां पे इसका उत्तर क्या होगा सर? L2 होगा। मतलब ए यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। नीचे की तरफ आपकी L2 पाई जाती है और यहां पे ये क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल। यहां पे पूछा गया है कि श्वास नली को अन्यथा क्या कहा जाता है? मतलब उसका दूसरा नाम क्या होता है? पहली बात तो सर यहां पे लिख दो कि इन्होंने क्या बोला है सर? श्वास नली। क्या बोला है? श्वास नली बोला है। तो श्वास नली का मतलब क्या होता है सर? जहां से गैस का आना जाना होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा। जहां से गैसों का आदान प्रदान होगा, मतलब गैस बाहर जाएगी अंदर आएगी। तो बाहर कौन सी जाएगी सर? CO2 तो बाहर जाती है, CO2 तो बाहर जाती है। अंदर कौन आती है सर? ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन तो अंदर जाएगी, CO2 बाहर आएगी। आपको अच्छी तरीके से पता चल रहा होगा, है ना। अब ये चीज आपको ये पता होनी चाहिए यहाँ पे कि सर यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि श्वास नली का मुख्य कार्य क्या होता है या फिर उसका दूसरा काम क्या होता है। मैंने कार्य आपको अच्छी तरीके से बता दिया। अब ये आपको क्या दिख रहा है सर? वायु का आना जाना। तो एक तरीके से मैं क्या बोल सकता हूं सर? ये तो वायु का मार्ग हो गया ना। ये क्या हो गया? वायु का मार्ग हो गया। तो मतलब हम यहां पे श्वास नली को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं सर? विंड पाइप, या फिर उसे क्या बोला जा सकता है? वायु मार्ग भी यहां पे बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है सर मानव नेत्र में कितनी परतें पाई जाती है? कितनी लेयर्स मानव के नेत्र में पाई जाती है ना। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो उसका उत्तर क्या होगा सर? हम बात करते हैं ह्यूमन आई की। किसकी बात कर रहे हैं सर? ह्यूमन आई की। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मानव नेत्र की बात कर रहा हूं। तो मानव नेत्र की अगर मैं परतों की बात करूं तो सर यहां पे कितनी परतें पाई जाती है सर? यहां पे 3 परत पाई जाती है। कितनी परत पाई जाती है? 3 परत पाई जाती है। सर कौन कौन सी पाई जाती है? एक बार उनके नाम भी बता दो, क्या पता हमें याद ना हो तो आज याद हो जाए। एक का नाम है कॉर्निया, एक का नाम है कॉर्निया, दूसरे का नाम है रेटिना और तीसरे का नाम है सर आइरिस। तीसरे का नाम है आइरिस। ये 3 तरीके की हमारे पास क्या पाई जाती है सर? परतें पाई जाती है। तो यहां पे सर जो इसका उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। मतलब कोई भी हमारे पास ऐसा नहीं है कि सर एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। साथ में आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि क्या करेक्ट आंसर होगा और क्यों होगा।
ताकि अगर किसी स्टूडेंट की अभी तक तैयारी नहीं हुई है तो वो आसानी से ये वीडियो देखकर अपनी क्या कर सकता है सर, तैयारी कर सकता है और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए हमारे पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि सर हमारी बॉडी में जो डायफ्राम है, एक पेशी है जो शरीर के किन दो गुहाओं के बीच में स्थित होती है। तो यहां पे देखिए मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमारे शरीर में क्या होता है सर, लंग्स होता है। क्या होता है? लंग्स होता है। इस तरीके का क्या होता है? लंग्स होता है। आपको अच्छी तरीके से पता है इस तरीके के हमारे शरीर में क्या होता है? लंग्स होता है। ये हमारे पास कौन सा हो गया सर? राइट लंग हो गया। ये हमारे पास कौन सा हो गया सर? लेफ्ट लंग हो गया। ठीक है, अब यहां पे लंग्स के नीचे, यहां पे लंग्स के नीचे इस तरीके की एक कैविटी पाई जाती है। इस तरीके का एक हमारे पास क्या पाया जाता है सर? आवरण पाया जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम। इसी का नाम क्या होता है सर? डायफ्राम होता है। इसी का नाम क्या होता है? डायफ्राम होता है। ठीक है, और डायफ्राम के नीचे क्या पाया जाता है सर? डायफ्राम के नीचे हमारी क्या होती है? उदर गुहा। क्या होती है? यहां पे नीचे उदर गुहा होती है। उदर गुहा का मतलब सर यहां पे हमारे पास सर छोटी आंत भी होगी, यहां पे छोटी आंत भी होगी सर, यहां पे नीचे की तरफ सर बड़ी आंत भी होगी, यहां पे बड़ी आंत भी होगी, यहां साइड में सर हमारे पास अग्नाशय भी होगा, अग्नाशय भी होगा। उसके अलावा सर यहां पे पित्ताशय भी होगा। ये सारी चीजें सर यहां डायफ्राम के नीचे पाई जाती है। ये हमारे क्या हो गए सर? ये तो हो गए लंग्स हो गए। ये क्या हो गए? लंग्स हो गए। और नीचे की तरफ ये जो चीज मिल रही है उसका नाम क्या हो गया सर? डायफ्राम। इसका नाम क्या होगा? डायफ्राम हो गया। इसका नाम क्या हो गया सर? डायफ्राम हो गया। तो आपको अच्छी तरीके से पता चल रहा होगा कि सर ऊपर की तरफ तो क्या है? लंग्स, और नीचे की तरफ क्या है? उदर गुहा। इन दोनों को अलग करने का काम किसने किया है? डायफ्राम ने किया है। तो अब तो आपको अच्छी तरीके से यहां पे आंसर मिल गया होगा कि सर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था। हमसे क्वेश्चन पूछा गया डायफ्राम जो एक पेशी है वो शरीर के दिन दो गुहाओं को अलग करने का काम करती है। तो क्या करेगी सर? छाती और उदर गुहा। कहां उदर गुहा है? उदर गुहा एक जगह पे दे रखी है। श्रोणी गुहाएं नहीं होगी, श्रोणी गुहाएं नहीं होगी। याद रखना, एक तो छाती और उदर गुहा। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा सर? यहां पे हमारा ए उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा। ए उत्तर हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो किस तरीके से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको आंसर यहां पे मिल गया। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होती है? मस्तिष्क के किस भाग में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है? अब मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूं। देखो, अगर मैं यहां पे आपसे डिस्कस करूं पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में, तो हमारे शरीर में क्या होता है सर? हमारे शरीर में होता है थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस। ब्रेन में क्या पाया जाता है? थैलेमस। क्या पाया जाता है? थैलेमस। थैलेमस के ऊपर होता है एपिथैलेमस। थैलेमस के ऊपर क्या होता है? एपिथैलेमस। थैलेमस के ऊपर क्या पाया जाता है? एपिथैलेमस। ये देखो हिंदी में भी सेम होगा, इंग्लिश में भी सेम होगा। थैलेमस के ऊपर क्या होगा? एपिथैलेमस। और उस थैलेमस के नीचे भी कुछ होता है क्या सर? यस, नीचे भी कुछ होता है, और इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है सर? हाइपोथैलेमस बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए सर, ऊपर की तरफ जो एपिथैलेमस है ये एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है पाइनियल ग्रंथि। क्या नाम उसका? पाइनियल ग्लैंड। क्या नाम उसका? पाइनियल ग्लैंड होता है। और सर नीचे हाइपोथैलेमस के पास भी एक ग्रंथि होती है क्या? यस, होती है, जिसका नाम है पिट्यूटरी। जिसका नाम है पिट्यूटरी। जिसका नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और साइड में क्या होता है सर? साइड में क्या उपस्थित होता है? साइड में होता है डाइनसेफेलॉन। साइड में क्या होता है? डाइनसेफेलॉन। साइड में क्या होता है सर? डाइनसेफेलॉन। ये क्या नाम हो गया सर? इसको बोलते हैं डाइनसेफेलॉन। इसे क्या बोलता है? डाइनसेफेलॉन। कितने होते हैं सर? दो होते हैं, एक इधर एक इधर। तो मतलब ये एक अवार्ड की तरह आपको याद हो गया होगा। ऊपर की तरफ एपिथैलेमस, नीचे हाइपोथैलेमस, बीच में थैलेमस। हाइपो के नीचे क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, और एपी के ऊपर क्या है सर? पाइनियल ग्लैंड है। अब तो आपको अच्छी तरीके से पता चल गया हो गया कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पे पाई जाती है सर? हाइपोथैलेमस के पास पाई जाती है, मतलब हाइपोथैलेमस में स्थित होती है। मतलब कितना अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां पे क्या पूछ रहा है सर? अगला क्वेश्चन यहां से पूछा है कि वह संरचना जो गुर्दों को मूत्राशय से जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? गुर्दे का मतलब क्या है सर? यहाँ पे किडनी। गुर्दों का मतलब यहाँ पे क्या बात कर रहा है सर? किडनी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? किडनी। अगर मैं यहाँ पे किडनी बनाऊं, है ना, अगले डायग्राम पे मैं यहाँ पे किडनी बना देता हूं, है ना, ये एक किडनी है, ये एक किडनी है, पर हमारे पास तो सर दो किडनी पाई जाती है, तो एक किडनी यहां पे भी बना लेता है सर। ये रही एक और किडनी, है ना, ये रही एक किडनी और ये रही दूसरी किडनी। दो किडनी हमारे पास पाई जाती है। अब ये छोटी बड़ी है तो कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा सर यहाँ पे किडनी के ऊपर क्या पाया जाता है? किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जिसके बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। मैं बाद में इसके नाम लिख दूंगा, है ना, या फिर आपके सामने लिख दूंगा, पर बाद में लिख दूंगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास
सर नीचे की तरफ क्या होता है सर, यहाँ पे एक हमारे पास मूत्राशय होता है। क्या होता है यहाँ पे? मूत्राशय। यहाँ पे क्या होता है सर? मूत्राशय। जहां पे पूरा का पूरा यूरिन क्या होता रहता है सर? इकट्ठा होता रहता है। क्या रहता है? इकट्ठा होते रहता है। अब यहाँ पे एक चीज चेक करना सर, यहां से एक नलिका निकलती है, मूत्र वाहिका जिसे बोलते हैं, ये आके यहाँ पे खुलती है, ये आके यहाँ पे खुलती है। ये किससे जुड़ी हुई है सर? ये जुड़ी हुई है किडनी से। और किडनी से जो भी मूत्र बनेगा वो लाकर किसको देगा सर? मूत्र वाहिका या फिर उसको मूत्राशय को देगा, है ना। फिर यहां से फिर वो मूत्र कहां चला जाएगा सर? शरीर के बाहर। यहां से वो कहां चला जाएगा? शरीर के बाहर। अब मैं इसका नाम लिख देता हूं। सबसे पहले ये क्या है सर? ये हमारे पास किडनी है। ये हमारे पास क्या है? किडनी है। किडनी के अंदर क्या उपस्थित होता है? गुर्दे। गुर्दे के अंदर क्या होता है सर? नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। और वो नेफ्रॉन में तीन चीजें होती है। एक तो होता है छालनीकरण, जिसे हम फिल्टरेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, जिसे हम अवशोषण बोलते हैं। और उसके बाद एक बार और क्या होगा सर? उसका बाद होगा सिक्रीशन, जिसे स्त्रावण बोलते हैं। सिक्रीशन होगा, सिक्रीशन यहाँ पे होगा, ठीक है। और इन सब के होने की वजह से क्या बनेगा यहाँ पे सर? मूत्र बनेगा। क्या बनेगा? मूत्र। यहां से भी मूत्र बन रहा है, यहां से भी मूत्र बन रहा है। ये मूत्र इन पाइप से होते हुए, जिसे हम यूरेटर के नाम से जानते हैं, जिसे हम यूरेटर के नाम से जानते हैं, वो आगे जाकर किसमें खुलता है सर? वो खुलता है मूत्राशय में। किसमें खुलेंगे सर? मूत्राशय में खुलेंगे। और फिर वो मूत्र कहां आ जाएगा सर? शरीर के बाहर आ जाएगा। कहां आ जाएगा सर? शरीर के बाहर आ जाएगा। शरीर के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, ये पूरा डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। ये जो ग्रंथि उसे क्या बोलता है सर? उसे बोलता है एड्रिनल ग्रंथि। क्या बोला जाता है उसे? एड्रिनल ग्रंथि के नाम से इसको जानते हैं। इसको हम एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो दो किडनी, दोनों को कनेक्ट करने वाला यूरेटर, दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन सा है? यूरेटर, है ना। तो मूत्राशय को किडनी से जोड़ने वाला, मूत्राशय को किडनी से जोड़ने वाला कौन है? यहाँ पे यूरेटर है। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या होना चाहिए सर? हमारा उत्तर यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यूरेटर। तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ पे आपको इसका आंसर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि सर आपने यूरेटर क्यों किया है। तो बहुत अच्छी तरीके से आसान भाषा में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि सर वह संरचना जो गुर्दे में रक्त को छानने के लिए जिम्मेदार होती है उसे क्या कहा जाता है? अब यहां पे भी एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। सर गुर्दे में रक्त को छानना है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायग्राम बताया था कि सर किडनी के अंदर क्या पाया जाता है सर? एक तरीके से नेफ्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के तीन काम मैंने बताए थे। एक तो फिल्ट्रेशन, छानना, फिर अवशोषण करना, और फिर उसके बाद सिक्रीट करना। ये तीनों काम कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। तो किडनी के अंदर ऐसी कौन सी चीज पाई जाती है जो सर छानने का काम करती है? तो उसका भी आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन। जो अवशोषण करने का काम करती है उसका भी आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन। जो सिक्रीट करने का काम करती है उसका भी नाम क्या होगा? नेफ्रॉन। तो यहां पे एक और आंसर आपको मिल गया होगा। सर गुर्दे में रक्त को छानने का काम कौन करता है? सर नेफ्रॉन करता है। तो यहां पे उत्तर क्या होगा सर? डी होगा। क्या होगा? वही डी होगा, ठीक है। तो किडनी में ये काम करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सर नेफ्रॉन में भी रक्त को छानने का काम कौन करेगा? रक्त को छानने का, देखो क्वेश्चन सुनना अच्छी तरीके से। रक्त को छानने का काम यहां पे किडनी का पूछा है, यहां पे गुर्दे मतलब किडनी का पूछा है, तब मेरा आंसर नेफ्रॉन है। लेकिन आपसे पूछे नेफ्रॉन में भी कौन छानता है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोमेरुलस। क्या हो जाएगा बेटा? ग्लोमेरुलस हो जाएगा। तो यहां पे जब आपको नेफ्रॉन का पूछे तब आप ग्लोमेरुलस बोल देना, जब गुर्दे का पूछे तब आप उसको नेफ्रॉन का आंसर दे देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। फीमर हड्डी को हिप हड्डी से किस जोड़ द्वारा जोड़ा जाता है? फीमर। अब फीमर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं यहां पे बता देता हूं सर, हमारे पास होती है एक फीमर, है ना। फीमर हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, सबसे लंबी बोन है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है ना। सबसे लंबी बोन होती है हमारे शरीर की, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? फीमर बोलते हैं। जो थाई में पाई जाती है, ठीक है, थाई में पाई जाती है। अब देखना, हमारे पास ये होता है एक तरीके से पेल्विक ग्रिडल। ये क्या होता है सर? पेल्विक ग्रिडल है। इस तरीके का पेल्विक ग्रिडल होता है ना। उसके अंदर एक कैविटी होती है, यहाँ पे एक कैविटी 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 है। इस कैविटी का नाम क्या होता है? एसिटाबुलम। इस कैविटी का नाम क्या है? एसिटाबुलम। देखो हिंदी में भी एसिटाबुलम बोलेंगे, इंग्लिश में भी एसिटाबुलम बोलेंगे। तो यहाँ एक कैविटी होती है जिसका नाम है एसिटाबुलम, और इसी एसिटाबुलम से सर क्या जुड़ी होती है सर? हमारी फीमर जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? हमारी फीमर। क्या जुड़ी होती है? हमारी फीमर। क्या जुड़ी होती है सर? हमारी फीमर जुड़ी होती है। इसी से हमारी क्या जुड़ी होती है? फीमर जुड़ी होती है। यहीं से ही हमारी क्या जुड़ी होती है? फीमर। फीमर कौन सी सर? लंबी बोन होती है, ठीक है। तो अब इसने क्या पूछा कि सर हिप, पीछे वाली हिप बोन,
और वहां से फीमर, तो ये वाली बोन कौन सी हो गई, हिप बोन हो गई, और ये वाली कौन सी हो गई सर, फीमर बोन हो गई। इन दोनों को एक जगह से जोड़ा गया है, हाँ सर जोड़ा गया है। तो यहां पे कौन सा जॉइंट पाया जाता है, यहां पे कौन सा जॉइंट पाया जाता है, ये इसने पूछा है। तो यहां पे जो जॉइंट हमारे पास पाया जाता है वो जॉइंट कौन सा है सर, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा जॉइंट है यहाँ पे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर रहेगा वो उत्तर क्या रहेगा, आपके सामने दिख रहा होगा सर, उत्तर नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कितना इजी तरीके से आपको समझ आ गया होगा, पूरा स्ट्रक्चर भी आपके सामने क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे ये पूछा गया है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो उच्च कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है वह है। सबसे पहली बात तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा वाला भाग यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं मानव मस्तिष्क की बात करूं, है ना, मानव मस्तिष्क, अगर मैं मानव मस्तिष्क की बात करता हूं तो मस्तिष्क के अंदर, मानव मस्तिष्क के अंदर एक तरीके से ध्यान रखना, ह्यूमन ब्रेन, है ना, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क की बात कर देता है। यहां पे सर इसके 3 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं, 3। एक का नाम होता है अग्र मस्तिष्क, एक का नाम होता है अग्र, दूसरे वाले का नाम होता है मध्य, और तीसरे वाले का नाम क्या होता है सर, पश्च मस्तिष्क होता है, ठीक है। अगर मैं अग्र की बात करूं तो अग्र में एक चीज पाई जाती है जिसका नाम होता है सीरेब्रम, जिसका नाम क्या होता है, सीरेब्रम, जिसका नाम क्या होता है सर, सीरेब्रम नाम है उसका, नाम क्या है सर, सीरेब्रम, जो कि सबसे बड़ा भाग है, जो कि सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का, जो कि दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है, और वो संपूर्ण कार्य को संभालता है। वो क्या करता है, संपूर्ण कार्य को संभालता है। तो यहां पे सबसे आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तब आपका आंसर क्या जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन करने में बस थोड़ा सा आपको क्या चाहिए सर, प्रैक्टिस चाहिए। हमें क्या करना है सर, हमें ये नोट्स अच्छी तरीके से देखना है, और साथ में एक्सप्लेनेशन का तरीका देखना है कि क्या सर अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, हमें समझ आ रहा है क्या। अगर समझ आ रहा है, सब कुछ चीज़ें हो रही, तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी तैयारी चल रही है शानदार तरीके से। अब आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे कि हाँ सर हमें याद है, आपने करवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि लसिका तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है। अब यहां देखिए लसिका तंत्र के बारे में पूछा, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सुनना ध्यान से। हमारे शरीर में क्या बहता है सर, रक्त बहता है। रक्त का कलर कैसा होता है सर, लाल होता है। क्यों सर, क्योंकि रक्त में आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, और प्लेटलेट्स पाई जाती है, प्लेटलेट्स भी वहां पे पाई जाती है। हमारे पूरे शरीर में क्या जाता है सर, रक्त जाता है, ठीक है। पूरे शरीर में रक्त जाता है, पूरे शरीर में क्या जाता है, रक्त जाता है। लेकिन जहां पे रक्त नहीं जा पाता, जहां पे रक्त नहीं जा पाता, जहां पे रक्त नहीं जा पाता, अगर जहां पे रक्त नहीं जा पाता है तो वहां कौन जाता है सर, वहां पे जाता है लसिका। कहां क्या जाती है, लसिका, है ना, लसिका जाती है, जिसे हम लसिका तंत्र के नाम से भी जानते हैं। वहां पे क्या जाता है सर, लसिका जाती है। क्या जाती है, लसिका जाती है, ठीक है। अब ये जो लसिका तंत्र है सर, एक बार इसके बारे में बता दो, इसका कलर कैसा होता है सर, इसका कलर होता है व्हाइट। क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर सिर्फ क्या पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है। और श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करती है सर, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। अगर आपका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है तो सर आपको कभी भी कोई संक्रमण होगा क्या, नहीं। तो हमें ये संक्रमण से बचाती है, संक्रमण से बचाती है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि जब भी हम बात करेंगे सर रक्त की, तो रक्त तो हमारे शरीर में बहता है, पूरे शरीर में रक्त बहता है, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब होती है, उसका कलर कैसा होता है, लाल। लेकिन जहां पे रक्त नहीं जा पाता वहां पे क्या जाता है सर, लसिका जाता है। लसिका किसके माध्यम से जाता है, लसिका तंत्र के माध्यम से जाता है। उसमें सिर्फ क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी, इसीलिए उसका कलर कैसा होता है, श्वेत होता है। और वो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सर हमें कभी भी संक्रमण नहीं होता, या हमें संक्रमण से बचाया जाता है। इसीलिए यहां पे जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर डी होगा, टू फाइट इन्फेक्टियस एंड ट्रांसपोर्ट लिव, संक्रमण से लड़ना और लसिका का क्या करना, परिवहन करना, ये काम होता है हमारे शरीर में लसिका तंत्र का। कितना इजी और आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे जो पूछा गया है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग अधिकांश पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। तो एक चीज ध्यान रखना, हमारे पाचन तंत्र के अंदर, हमारे पाचन तंत्र के अंदर एक छोटी आंत की नाम की चीज होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत, है ना। तो जो छोटी आंत होती है ना, उस छोटी आंत में इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर या फिर इस तरीके की कोई कोशिकाएं पाई जाती है ना। अब ये क्या है,
सर ये उंगली नुमा संरचना है। कैसी है? उंगली नुमा संरचना। कैसी संरचना है? उंगली नुमा संरचना है। ये जो उंगली नुमा संरचना है, ये इसको बोलते क्या है सर? इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोविलाई, या फिर इसको क्या बोला जाता है? विलाई बोला जाता है। सर ये क्या करती है? सर ये सरफेस एरिया बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? ये सरफेस एरिया बढ़ा देती है। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो सर वहां पे क्या बढ़ जाएगा? सर वहां पे अवशोषण बढ़ जाएगा। वहां पे क्या बढ़ जाएगा? अवशोषण बढ़ जाएगा। तो हमारे शरीर में खाने का सबसे ज्यादा अवशोषण कहां पे होता है? छोटी आंत में होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सर माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से सर वहां पे अवशोषण भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो सर इसका उत्तर क्या होगा? सर इसका उत्तर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम छोटी आंत के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल ये पूछा गया है, सर कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण का कार्य निम्नलिखित में से क्या है? अब देखिए, गोल्जी उपकरण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? गोल्जी उपकरण। देखिए, हमारे शरीर में कोशिका पाई जाती है, ये तो हमें पता ही है। हमारे शरीर में क्या पाई जाती है? सर कोशिका पाई जाती है। मैं आपको अच्छी तरीके से बना के दिखा देता हूं। ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है। अगर ये कोशिका है तो सर कोशिका के चारों तरफ कोई चीज होती है क्या? हाँ, कोशिका के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है। कोशिका के चारों तरफ क्या पाई जाती है? सर एक लेयर पाई जाती है ना, जिसे हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका झिल्ली। इसका नाम मैं लिखूं तो ये क्या है? सर ये कोशिका झिल्ली। ये क्या है मेरे पास? कोशिका झिल्ली। इसका नाम क्या हो गया? सर इसका नाम हो गया कोशिका झिल्ली। और ये हमारे पास क्या हो गई? सर ये हमारे पास हो गई कोशिका। ये हमारे पास क्या हो गई? सर ये हो गई कोशिका, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो यहां पे एक चीज चेक करना, सर यहां पे हमारे पास क्या पाया जाता है? सर यहां पे हमारे पास पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ होता है सॉफ्ट, कुछ होता है सॉफ्ट, है ना, स्मूथ, और कुछ होता है हमारे पास रफ। ये जो दिख रहा है आपको, यहां पे कोई भी मतलब बीच में खड्डे नहीं है, बीच में खड्डे नहीं, ऊपर वाले में खड्डे नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। यहां नीचे वाले पे खड्डे, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट। अब सर उसके अलावा और बता दीजिए क्या क्या पाया जाता है। और अगर मैं यहां पे बताऊं, नीचे की तरफ हमारे पास क्या पाया जाता है? सर गोल्जी उपकरण। क्या पाया जाता है? गोल्जी उपकरण। क्या पाया जाता है? गोल्जी उपकरण पाया जाता है। हमारे शरीर में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाता है? सब प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। और ये प्रोटीन किसके पास आता है? सर गोल्जी काय के पास। किसके पास आता है? गोल्जी काय के पास आता है। गोल्जी काय के पास आता है। और यहां पे ये गोल्जी काय इस प्रोटीन को क्या करता है? स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है। मतलब ये प्रोटीन को क्या करेगा? सर ये प्रोटीन को स्टोर करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन को स्टोर या संग्रहित करेगा, प्रोटीन को स्टोर करेगा। ये चीज भी ध्यान रखना। उसके अलावा सर ये जो हमारे पास गोल्जी है, ये गोल्जी का है, इसकी डिस्कवरी किसने की? कैमिलियो गोल्जी। साइंटिस्ट का नाम क्या है? कैमिलियो गोल्जी। साइंटिस्ट का नाम क्या है? कैमिलियो गोल्जी। इसने इसका आविष्कार किया था। उसके अलावा सर और क्या पाया जाता है कोशिका के अंदर? सर बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस। बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक। बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक। सबसे बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। उसके अलावा उसके अंदर क्या है सर? उसके अंदर क्या होता है? एक तरीके से उसका मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, मतलब DNA RNA, ये सब भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और नीचे की तरफ क्या पाया जाता है सर? और नीचे की तरफ इस तरीके से क्या पाया जाएगा? आपका माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आपको मिल जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको हम पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पावर हाउस, क्योंकि ये ऊर्जा को संग्रहित करने का काम भी करता है। तो एक कोशिका में क्या क्या पाया जाता है? ज्यादातर मैंने यहाँ पे आपको चीजें बता दी है। अब आपको गोल्जी काय का काम पूछा है, तो आपको गोल्जी काय का काम अच्छी तरीके से पता चल गया है कि सर वो क्या काम करता है? प्रोटीन का संशोधन और उसकी पैकेजिंग, मतलब प्रोटीन को पकड़ के रखेगा और उसकी पैकेजिंग में भी क्या करेगा? सर मदद करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि सर कुछ हार्ड है, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात करें तो अच्छा कि वह परत जो संवेदना के लिए जिम्मेदार होती है। संवेदना का मतलब अगर मैं सुई चुबा रहा हूं तो सर वो चुभ रही है, अगर मैं वहां पे इंजेक्शन डाल रहा हूं तभी पता चल रहा है, अगर मैं यहाँ हाथ लगा रहा हूं तभी मुझे पता चल रहा है। तो सर ये सबसे बाहर वाली लेयर है। कौन सी लेयर है? सबसे बाहर वाली। मतलब हमारे त्वचा पे 3 लेयर पाई जाती है। एक तो होती है सबसे सबसे बाहर वाली, जिसका नाम क्या है? एपिडर्मिस। जिसका नाम क्या है? एपिडर्मिस। जिसका नाम क्या है? एपिडर्मिस। यहां पे इतनी संवेदना नहीं है।
उसके अंदर क्या पाई जाती है, सॉरी सबसे, हाँ उसके बाद क्या पाई जाती है, डर्मिस, उसके बाद क्या पाई जाती है, डर्मिस, और सबसे अंदर क्या पाई जाती है सर, हाइपोडर्मिस, सबसे अंदर क्या पाई जाती है, हाइपोडर्मिस पाई जाती है। अगर मैं इंजेक्शन लगाता हूं तो डर्मिस में लगाता हूं, कहां लगाता हूं, डर्मिस, ऊपर की तरफ नहीं, थोड़ा सा अंदर। तो संवेदना वाली कोशिकाएं कहां पाई जाती है सर, डर्मिस में पाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें दर्द हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, लसिका तंत्र का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लसिका तंत्र के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया था कि वो व्हाइट कलर का होता है, उसमें WBC पाई जाती है, वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, जिससे हमें संक्रमण से लड़ने की ताकत आती है। तो यहां पे ऑप्शन सीधा सी होगा, संक्रमण से लड़ना, बिल्कुल सही आंसर होगा, संक्रमण से लड़ना। चलिए नेक्स्ट, यहां पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशी ऊपरी बाहु आंदोलन के लिए जिम्मेदार है। मतलब अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूं, ऐसे हाथ घुमा रहा हूं, चाहे ऐसे कर रहा हूं, चाहे कुछ भी कर रहा हूं, या मैं कोई बाल्टी उठा रहा हूं, कुछ वजन उठा रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, तो मेरे शरीर की कौन सी सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी होती है जो ऊपरी हाथ में पाई जाती है। तो याद रखना वो मांसपेशी कौन सी होगी सर, हमारे बाइसेप होंगे। क्या होंगे वो, हमारे बाइसेप होंगे। तो यहां पे उत्तर क्या होगा सर, ए होगा। यहां पे उत्तर क्या होगा सर, उत्तर नंबर ए होगा। नेक्स्ट सवाल, किस प्रकार का संयोजी ऊतक वसा को संग्रहित करता है। आपको पता है हमारे शरीर में बहुत सारे ऊतक पाए जाते हैं, लेकिन यहां पे क्या पूछा है कि सर कौन से प्रकार का हमारे शरीर में वसा को जमा करने वाला ऊतक, वसा को जमा करने वाला ऊतक। तो जो पेट के पास है, पेट के पास, थाइस के पास, ठीक है, बहुत सारा क्या हो जाता है सर, फैट, मतलब वसा जमा हो जाता है। ये वसा कौन से ऊतक के रूप में होता है सर, उस ऊतक का नाम होता है एडिपस। क्या नाम होता है उसका, एडिपस। क्या नाम होता है उसका, एडिपस। तो यहां पे जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा, एडिपस टिश्यू। क्या होगा उसका, एडिपस टिश्यू। एडिपस टिश्यू के नाम से वो क्या होता है, जमा होने लग जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, रीढ़ की हड्डी किस प्रणाली का हिस्सा है। हमारे पास पूछा गया है कि सर रीढ़ की हड्डी किस प्रणाली का हिस्सा है। रीढ़ की हड्डी के बारे में पूछा है, रीढ़ की हड्डी के बारे में, है ना। क्या रीढ़ की हड्डी कोई हार्मोन रिलीज करती है क्या सर, नहीं, रीढ़ की हड्डी कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करती। तो सर वो किसका प्रणाली का हिस्सा नहीं हो सकता, एंडोक्राइन का नहीं हो सकता। क्या रीढ़ की हड्डी से कोई पाचन तंत्र होता है क्या सर, नहीं होता है। रीढ़ की हड्डी से क्या तंत्रिका तंत्र काम करता है, हाँ। रीढ़ की हड्डी में ऊपर की तरफ क्या होता है सर, यहां पे होता है मेडुला। क्या होता है, मेड्यूला होता है ना, जिसे हम मेरु रज्जु भी बोलते हैं। ये सब यहां पे पाई जाती है। तो तंत्रिका तंत्र में इसका काम होता है। रीढ़ की हड्डी की प्रणाली में तंत्रिका तंत्र आता है, श्वसन तंत्र यहां पे नहीं आएगा। तो यहां पे जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल यहां पे पूछा गया है, हृदय को घेरने वाली द्रवपूर्ण थैली को क्या कहा जाता है ना। अब देखो हृदय के चारों तरफ बहुत सारी लेयर भी पाई जाती है, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है कि ये हमारे पास हृदय है, मान के चलो ये हृदय है हमारे पास, एक तरीके से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके चारों तरफ सर एक लेयर पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं सर, उसका नाम होता है पेरिकार्डियम। क्या नाम उसका, पेरिकार्डियम। तो हृदय के चारों तरफ जो हमारे पास लेयर होती है उसके बारे में पूछा, तो उसका आंसर यहां पे क्या होगा सर, पेरिकार्डियम होगा। सर प्लूरा तो कहां पाई जाती है सर, प्लूरा कहां पाई जाती है सर, प्लूरा कहां पाई जाती है सर, वो लंग्स के पास पाई जाती है। कहां पाई जाती है, लंग्स के पास पाई जाती है, लंग्स के पास, है ना। कहां पे पाई जाती है, लंग्स के पास पाई जाती है। एंडोकार्डियम है तो हृदय की, है तो हृदय की, लेकिन सबसे आंतरिक वाली होती है, मतलब अंदर वाली होती है। तो इसने तो बाहरी वाली पूछा, तो ये बाहरी वाली लेयर हो गई हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे उत्तर क्या होगा सर, पेरिकार्डियम होगा। क्या होगा, पेरिकार्डियम होगा। सर पेरिटोनियम किसकी होती है सर, पेरिटोनियम हमारे उदर गुहा की होती है, एब्डोमेन की होती है। किसकी होती है, एब्डोमेन की होती है, उदर गुहा की होती है। तो ये भी नहीं हो पाएगी। तो यहां पे उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट सवाल, शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त का भंडारण करता है। तो देखो हमारे शरीर में पाया जाता है यकृत, हमारे शरीर में पाया जाता है यकृत। यकृत का काम क्या है कि सर हमारे शरीर में बनाना पित्त, पित्त का मतलब क्या होता है, बाइल, बाइल जूस बनाने का काम करना, है ना। अब सर बाइल बनता तो चलो हमारे यकृत में, बाइल का काम क्या है, तो डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब डाइजेशन करवाने में हेल्प करेगा। ये सर बनने के बाद संग्रहित कहां पे होता है, स्टोर कहां पे होता है, तो सर ये बनने के बाद हमारे शरीर में पित्ताशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पित्ताशय। क्या पाया जाता है, पित्ताशय। वहां पे जाके ये क्या हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। तो बनता कहां पे, यकृत में। तो यकृत आंसर मत कर देना, वो स्टोर कहां पे होता है सर, गोल ब्लैडर मतलब पित्ताशय के अंदर वो क्या होता है, स्टोर होता है। तो यहां पे जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा सर, पित्ताशय होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, यहां पे पूछा गया है सर पासलियों का आवरण किससे बना होता है, पासलियों का आवरण, है ना।
किसका बना होता है? पासलिया। क्या होती है सर पासलिया? क्या होती है यहाँ पे हमारे पास? तो ये जो होती है ना, ये पूरा ये वाला, ये पासलिया कहलाती है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है सर? पासलियों का आवरण होता है। तो किसका बना होता है? देखो दो चीजों से, एक तो होती है रिब्स, एक तो होती है रिब्स और साथ में क्या होता है सर? स्टर्नम। एक होती है रिब्स और दूसरा क्या होता है? स्टर्नम होता है। मैं दोनों के बारे में अच्छी तरीके से बता देता हूं। स्टर्नम हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है, ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी होती है। ये बीच में पाई जाती है, यहाँ पे, यहाँ सेंटर में पाई जाती है सबसे मजबूत हड्डी। आप हाथ लगा के देखिए, सबसे मजबूत है, ये होती है हमारी स्टर्नम। और उसके चारों तरफ ये जो पाई जाती है ना, ये होती है रिब्स। ये क्या होती है सर? रिब्स होती है, जिसे पासलिया बोलते हैं। टोटल कितनी रिब्स होती है बेटा? 12 जोड़ी, मतलब 12 पेयर। अगर टोटल पूछे तो आप क्या बोलोगे सर? 24 होती है। कितनी होती है? 24। 12 इधर और 12 इधर होती है। तो यहां पे हमारे पास जो पासलियों का आवरण है वो किसका बना होता है सर? 12 पेयर होते हैं, उसमें रिब्स और एक होता है स्टर्नम, है ना। तो पेयर्स आप रिब्स का नहीं, स्कैपुला नहीं, उसमें क्लेविकल नहीं आएगा, पेल्विस नहीं आएगा। तो यहां पे उत्तर नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। पासलियों के बारे में पूछा है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, वह संरचना जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली कौन सी चीज होती है, उसके बारे में पूछा गया। तो याद रखना, अगर मेरी कोई भी बोन किसके साथ जुड़ी हुई है सर? हमारे मांसपेशी के साथ, मतलब मसल के साथ जुड़ी हुई है, तो सर ये आपस में किसकी मदद से जुड़ी होती है? तो याद रखना, उसका नाम होता है टेंडन्स। क्या नाम उसका? टेंडन्स। उसे हम क्या बोलते हैं सर? टेंडन्स बोलते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा सर? टेंडन होगा। ये भी चीज ध्यान रखना। कार्टिलेज तो ये कान वाली है ना, जो मूवमेंट कर सकती है ऐसे, तो ये नहीं होगा, टेंडन यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? यहां पे पूछा सबसे बड़ी धमनी। देखो, हमारे शरीर में हार्ट के पास राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हृदय के पास रक्त लाने का काम कौन करता है? सीरा। हृदय के पास रक्त लाने का काम कौन करता है सर? शीरा करती है। ऊपर से भी ब्लड लाने का काम कौन करेगा? शीरा। और नीचे से भी ब्लड लाने का काम कौन करेगा? सीरा। तो यहां पे जो ब्लड आ गया वो कैसा है? CO2 वाला। वो नीचे गया तब भी CO2 वाला था। अब वो कहां गया सर? रक्त। अब वो रक्त कहां गया? अब वो रक्त गया हमारे लंग्स के पास। लंग्स के पास क्या हुआ सर? लंग्स के पास CO2 तो चली गई बाहर, CO2 तो चली गई बाहर, अंदर क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो ये हमारा रक्त कैसा हो गया? ऑक्सीजन वाला। ये रक्त ऑक्सीजन वाला कहां पे आ गया सर? यहां पे आ गया, ठीक है, यहां पे आ गया, ये हमारा ऑक्सीजन वाला रक्त। अब ये ऑक्सीजनेटेड वाला रक्त हमारे शरीर में बहेगा, लेकिन एक पाइप के थ्रू, जिसका नाम होता है धमनी। क्या नाम होता है? धमनी। और वो धमनी जो होती है वो सबसे बड़ी धमनी होती है, इसलिए उसे हम महाधमनी के नाम से भी जानते हैं, और उसे हम बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं? एओर्टा। सबसे बड़ी धमनी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी, जो हृदय से रक्त को पूरे शरीर में ले जाती है, और उसका नाम होता है एओर्टा, जिसे हम महाधमनी के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पे उत्तर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी सामने ही आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। तो यहां तक तो हमने बहुत अच्छी तरीके से एनाटॉमी कर ली है। एनाटॉमी के अलावा कुछ और क्वेश्चन भी यहां पे देखेंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। यहां पे क्या पूछा गया है सर? यहां पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सर कौन सी हड्डी आमतौर पर कॉलर बोन के नाम से जानी जाती है? कॉलर बोन, ये यहां पे कॉलर बोन होती है, कॉलर बोन पाई जाती है ना। तो इसमें से कौन सी हड्डी है जिसको हम कॉलर बोन के नाम से जानते हैं? तो उसका नाम होता है क्लेविकल। क्लेविकल को हम क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। क्लेविकल को हम क्या बोलते हैं सर? कॉलर बोन बोलते हैं। तो यहां पे जो आंसर होगा वो क्या होगा सर? क्लेविकल होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां रक्त वाहिकाएं जो हृदय को शरीर में ऑक्सीजन से संबंध रक्त ले जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? अब देखो, हमारे शरीर में ऑक्सीजन वाला रक्त ले जाने का काम कौन करता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। देखो, दो चीजें होती है हमारे शरीर में, एक होता है सीरा और एक होती है धमनी। एक होती है धमनी। जब भी मैं शीरा की बात करता हूं तो याद रखना, सीरा हमारे शरीर में कैसा रक्त लेके जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड वाला, मतलब डीऑक्सीजनेटेड। और धमनी हमारे शरीर में कैसा रक्त लेके जाती है? ऑक्सीजन वाला रक्त लेके जाती है। लेकिन सर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। हमारे पास एक होती है पल्मोनरी शीरा। क्या नाम उसका? पल्मोनरी शीरा। उसके पास कैसा रक्त होता है? ऑक्सीजन वाला। और एक हमारे पास होती है पल्मोनरी धमनी, जिसके पास कैसा रक्त होता है? CO2 वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। मतलब सीरा के पास कैसा होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। लेकिन एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी के पास कैसा? ऑक्सीजन वाला। धमनी के पास कैसा होना चाहिए? ऑक्सीजन वाला। लेकिन एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी धमनी के पास कैसा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। पर हमसे पल्मोनरी के बारे में नहीं पूछा, हमसे पूछा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन वाला रक्त कौन लेके जाता है। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? धमनी हो जाएगा, जिसे हम आर्टरीज के नाम से भी जानते हैं। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा हमारे पास। अगला सवाल सर हमसे ये पूछा गया है कि सर निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन तपेदिक के बचाव के लिए उत्पादक है ना क्या दिया जाता है। तपेदिक का मतलब क्या होता है सर, ट्यूबरकुलोसिस। क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस, मतलब टीबी के लिए दिया जाता है। ये सवाल सर फार्माकोलॉजी में से डायरेक्ट पूछा गया है। इसमें हमेशा याद रखना, अगर आपको टीबी से बचना है, टीबी पहली बात तो होता किससे है सर, एक जीवाणु से होता है, एक बैक्टीरिया से होता है। जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस उसका नाम है। तो जल्दी से बता दो सर इसके लिए कौन सी वैक्सीन लगेगी। बीसीजी, बैसिलस कॉलमेट ग्वारिन। ये इंजेक्शन लगाओगे तब कहीं जाके उसके अगेंस्ट में क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। ये ध्यान रखना है ना। तो अगर आपके शरीर में इसकी एंटीबॉडी बनानी है तो कौन सी वैक्सीन काम में लोगे, हम यहां पे काम लेंगे एक तरीके से बीसीजी। नेक्स्ट सवाल यहां पे पूछा गया है कि सर किस प्रकार का वैक्सीन वायरस को कमजोर रूप होता है, मतलब कौन सा है हमारे पास जो वायरस का कमजोर रूप है, वायरस को मार के नहीं डाला है, कमजोर करके डाला है। तो देखो हमारे पास कभी कभी वैक्सीन दो तरीके की होती है। कैसी होती है, दो तरीके की। एक वैक्सीन में हम क्या करते हैं सर, कोई भी जो जीवाणु है या कोई भी सूक्ष्म जीव है उसको क्या करते हैं सर, मार कर हमारे शरीर में डालते हैं। एक वैक्सीन ऐसी होती है जिसमें जीवाणु को मारा नहीं जाता, उसमें जीवाणु को क्या किया जाता है सर, कमजोर करता है और कमजोर करके फिर हमारे शरीर में डालता है। एक वैक्सीन ऐसी होती है जिसमें हम जीवाणु को नहीं डालते, ना मरा हुआ ना कमजोर, हम उसका डीएनए या आरएनए हमारे शरीर के अंदर डालता है। तो तीन तरीके की वैक्सीन हमारे पास पाई जाती है। लेकिन यहां पर इन्होंने पूछा वायरस का कमजोर रूप डालना है तो सर जीवित होना चाहिए, निष्क्रिय तो होगा नहीं, उपअंश तो होगा नहीं, पुनः संयोजित होगा नहीं, जीवित और कमजोर वैक्सीन। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी आपको सामने दिख रहा होगा। डायरेक्ट आंसर इसका क्या होगा सर, सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल यहां पे पूछा गया है सर डीपीटी वैक्सीन का संयोजन किस रोगों की सुरक्षा प्रदान करता है। डीपीटी, डीपीटी सामने दिख रहा होगा सर, तीनों की फुल फॉर्म ही तो पूछी है। डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पी का मतलब होता है पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस का मतलब एक खांसी होती है, बीमारी होती है, और टी का मतलब होता है टिटनस। इन तीनों की बीमारियों के लिए जो इंजेक्शन लगता है जिसे डीपीटी की वैक्सीन बोलते हैं। तो यहां पे उत्तर क्या होगा सर, उत्तर नंबर ए यहां पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट है। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, ऐसी दवाई जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया मतलब जीवाणु को मारने का काम करे या उनकी वृद्धि को क्या करती हो सर, कम करती हो, या तो वृद्धि कम करे या उनको मारने का काम करे, उसे बोलते हैं एंटीबायोटिक। अब सर अगर मैं एंटीबायोटिक ले रहा हूं तो क्या साइड इफेक्ट होगा, सबसे ज्यादा क्या साइड इफेक्ट होता है, क्या नोजिया वॉमिटिंग होती है क्या, यस सर। क्या डायरिया होता है क्या, यस। एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है क्या, हाँ किसी किसी में हो सकती है। तो यहां पे जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। यहां पे उत्तर क्या होगा सर, ऑल ऑफ दीज होगा। अगर कोई एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा ले रहा है तो उसे दस्त भी हो सकती है, उसे एक तरीके से उल्टी जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसे सर ये सारी बीमारियां हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। यहां पे नहीं के बारे में पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है ना। देखो क्लोरेमफेनिकोल एक तरीके का एंटीबायोटिक होता है, एम्पिसिलिन एक तरीके का एंटीबायोटिक होता है, टेट्रासाइक्लिन भी एक तरीके का एंटीबायोटिक है, लेकिन पैरासिटामोल एक तरीके का एंटी फीवर मतलब बुखार की दवा है। कैसी दवा है सर, बुखार की दवा है, बुखार की दवा है। तो बुखार को ठीक करता है, बैक्टीरिया को नहीं मारता। तो यहां पे उत्तर नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पे सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, पेनिसिलिन एलर्जी के इलाज के लिए कौन सा एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। देखो अगर मैं यहां पे बताऊं किसके बारे में, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन दुनिया का पहला एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक दुनिया का कौन सा है, पेनिसिलिन है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी सर, इसकी डिस्कवरी एक साइंटिस्ट ने की थी। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब बात आती है सर ये कहां से बनती है, सर ये बनती है फंजाई से। क्या बनती है, फंजाई से। एंटीबायोटिक का मतलब क्या हो गया सर, ये किसको मारने का काम करती है, किसी ना किसी जीवाणु को मारती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेनिसिलिन लेने की वजह से हमारे हाथ में एलर्जी हो जाती है। अब उस एलर्जी को कम करने के लिए हम यहां पे कौन सी दवाई यूज करेंगे, पेनिसिलिन की एलर्जी के इलाज के लिए कौन सा एंटीबायोटिक यहां पे उपयोग में लिया जाता है। मतलब एंटीबायोटिक की वजह से ही हमें एलर्जी हो रखी है तो कौन सी दवाई यहां पे काम में लेंगे सर, इरिथ्रोमाइसिन नाम का एक एंटीबायोटिक आता है, उसको हम यहां पे क्या ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन जन्म के तुरंत बाद शिशु को देना चाहिए। देखो अभी बच्चा पैदा हुआ है, अभी हैंड टू हैंड बच्चा पैदा हुआ है, अब उसे क्या लगेगा, इंजेक्शन लगेगा।
एक तरीके से वैक्सीन लगेगा। तो कौन कौन सी वैक्सीन देना जरूरी है? देखो, बच्चा जब बाहर आता है तो उसको रोग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उसको बचाने के लिए हमें वैक्सीन देना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो सर कौन कौन से यहाँ पे दिए जाते हैं? तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे होगा, क्या बीसीजी का देंगे? क्या हाँ देंगे। हेपेटाइटिस बी का देंगे? यस देंगे। पोलियो का देंगे? क्या यस सर देंगे। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा सर ऑल ऑफ द अबाउ, सारे के सारे वैक्सीन लगेंगे, सारे के सारे इंजेक्शन यहाँ पे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंटीबायोटिक वर्क बैक्टीरिया को प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है? मतलब हमारे पास एक ऐसी एंटीबायोटिक है, एक ऐसी जीवाणु को मारने वाली दवा है जो जीवाणु का क्या करती है सर? वो जीवाणु का क्या करती है? प्रोटीन नहीं बनने देती। वो जीवाणु का क्या करती है? प्रोटीन नहीं बनने देती है ना, प्रोटीन नहीं बनने देगी, है ना, प्रोटीन का संश्लेषण रोक देगी। तो ऐसी कौन सी है? तो बहुत सारी मैंने बताई थी आपको, बहुत सारी बताई थी मैंने, यहां पे उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पे जो उत्तर होगा उसका आंसर क्या होगा सर? मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड ऐसा करती है कि वो एंटीबायोटिक का क्या मतलब, किसी भी जीवाणु की प्रोटीन को नहीं बनने देगी और उसको मारने का काम करेगी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन मौखिक रूप से, मौखिक का मतलब सर मुख द्वारा, मौखिक का मतलब मुख द्वारा, ये तो बच्चे ने ली होगी। 5 साल तक आपके घर पे आते थे, 2 बूंद पोलियो की पिला के जाते थे, तो वो बूंद किसकी थी? पोलियो की थी। कब दी थी? मौखिक द्वारा दी थी, मुंह द्वारा दी थी। तो आंसर क्या होगा सर? ओरल पोलियो वैक्सीन। आपका आंसर क्या होगा? ओरल पोलियो वैक्सीन। चलिए नेक्स्ट सवाल, यहां पूछा गया है इंसुलिन देने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? देखो, इंसुलिन हमारे पास अब इंजेक्शन की फॉर्म में आता है, इसको हम हमारी स्किन की ऊपर वाली लेयर या पेट वाली लेयर पे देता है ना। तो यहां पे ये जो लेयर है या स्किन की जो ये लेयर पाई जाती है, इसे बोलते हैं सबकुटेनियस। क्या बोलते हैं इसे? सबकुटेनियस बोला जाता है। उसके अलावा सर इंसुलिन कहां पे दी जाती है? ये सब मैंने कहां पे बताया था? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके सिलेबस में है उसके अंदर इसको मैंने अच्छी तरीके से बता रखा था कि इंसुलिन को कौन से रूट से देना है। त्वचा के जस्ट नीचे वाले पार्ट पे, सबकुटेनियस लेवल पे इसको दी जाती है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, यहां पे यह पूछा गया है कि सर आंखों की बूंदे किस प्रकार के प्रशासन का उदाहरण है? आंखों की बूंदे, यहां पे एग्जाम्पल पूछा है कि सर आंखों की जो बूंदे डाली जाती है, आई में जो ड्रॉप डाली जाती है, वो किसका एग्जाम्पल है? क्या वो ओरल है? क्या मुंह से लेते हो क्या? सर नहीं, मुंह से तो नहीं ली जाती है ना। रेक्टल, क्या मलाशय के मार्ग में डाली जाती है क्या आंखों की बूंदे? नहीं सर, कहां, नाम भी देख लो ना, आंखों की बूंदे, मलाशय में कैसे डालोगे? ठीक है। दूसरा, क्या हम उसे पैरेंट्रल, हमारे आईवी के अंदर डाल दे क्या? हमारे नसों के अंदर डाल दे क्या? बिल्कुल नहीं, वहां पे भी नहीं डाली जाती है। तो बचा क्या सर? टॉपिकल। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना सर, आंखों के अंदर डालने वाली, कानों के अंदर डालने वाली या स्किन के ऊपर लगाने वाली जो भी दवाएं होती है, उन सबको हम क्या बोलते हैं सर? उन सबको हम बोलते हैं टॉपिकल, मतलब उनको हम बाहरी तरीके से देते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दवा का कौन सा सबसे तेजी से अवशोषित होने वाला मार्ग है? मतलब सबसे ज्यादा अवशोषित भी होना चाहिए, तो उसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा आएगा। देखो, हम जैसे ही दवा लेते हैं तो दवा हमारे रक्त में जाती है, रक्त में जाकर उसका क्या होता है सर? अवशोषण होता है। और जैसे उसका अवशोषण होगा, अवशोषण होने के बाद सर उसका प्रभाव हमें दिखने लग जाता है। ठीक है। अब पर आपसे यह पूछा गया है कि सर ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे तेजी से दवा अवशोषित हो जाए? तो मैं क्या करूंगा? सिंपल सी चीज है सर, उसका आप इंजेक्शन दे दो। जैसे ही इंजेक्शन दोगे, दवा सीधी कहां चली जाएगी? रक्त के अंदर, और वहां पे तो सर अवशोषण उसका बढ़ जाएगा। जैसे ही अवशोषण बढ़ेगा, अवशोषण बढ़ते ही सर उसका प्रभाव भी बढ़ जाएगा। तो यहां पे जो आपका उत्तर होगा क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। ये चीज भी हमेशा ध्यान रखना, यहां पे उत्तर आपका क्या होगा सर? सी होगा। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन की बात करें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है हमारे पास? एक और इसी तरीके का क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दवा देने का तरीका सबसे अधिक वैक्सीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वैक्सीन आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि सर जो शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है, तो वैक्सीन का काम क्या होता है? हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है, प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है। तो आपको बचपन में बहुत सारे क्या लगे होंगे? टीके लगे होंगे। लगे या नहीं लगे आपको अच्छी तरीके से पता है। आपको बचपन में बहुत सारे टीके लगे होंगे, बिल्कुल लगे होंगे। तो कौन सा तरीका है जिससे हम टीका लगाते हैं? सर टीका तो हमेशा वेन्स के अंदर ही लगता है ना, हमेशा वो वेन्स के अंदर ही लगता है, इंजेक्शन की फॉर्म में ही तो लगता है, इंजेक्शन की फॉर्म में ही तो लगता है। ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, इंजेक्शन की फॉर्म में लगेगा, या तो वेन्स में लगाएंगे, और अगर ज्यादा पूछा जाए कि सर वेन्स के अंदर नहीं तो किसके अंदर, तो यहां पे एक ऑप्शन और दे रखा है जिसे बोलता है इंट्रामस्कुलर, है ना। दोनों ऑप्शन एक बार चेक करना, अगर दोनों में से दे रखा है तो मस्कुलर सबसे प्रेफरेबल होगा,
मस्कुलर सबसे ज्यादा माना जाता है, तो मसल्स में सबसे ज्यादा दी जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा इंट्रामस्कुलर। मुझे लगा सिर्फ इंट्रावीनस दे रखा है इसलिए मैंने पढ़ा नहीं अच्छी तरीके से, बाकी यहाँ पे आंसर क्या होगा सर, इंट्रामस्कुलर भी करेक्ट होगा, इंट्रामस्कुलर भी यहाँ पे क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, हम मसल के अंदर उसको क्या कर सकते हैं सर, दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहां पे एक सवाल पूछा गया है कि सर त्वचा के नीचे दवा देने के तरीके का मुख्य लाभ क्या है। त्वचा के नीचे सर ट्रांसडर्मल, नीचे की तरफ अगर हम दवाई दे रहे हैं तो उसका मुख्य लाभ क्या है। कैन बी यूज फॉर बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड, ठोस और तरल दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकता है क्या। इट प्रोवाइड रैपिड रिलीफ, यह त्वरित राहत प्रदान करता है, नहीं। त्वरित तो कैसे करेगा, पहले तो वो रक्त में जाएगा, फिर अवशोषित होगा, फिर उसका वितरण होगा, फिर प्रभाव आएगा, त्वरित तो एक्शन नहीं होगा। उसके अलावा यह स्वयं दवा लेने के लिए सुविधाजनक है, नहीं, स्वयं नहीं ले सकते। अगर आपको देना है तो इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो किसी ना किसी की तो सहायता लेनी पड़ेगी, स्वयं नहीं दे सकते। और यह पहले पास मेटाबॉलिज्म से बचता है, बिल्कुल नहीं, इसका पहला पास मेटाबॉलिज्म होगा, सारी चीजें गलत है। तो यहां पे सबसे उपयुक्त आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका मतलब सर ठोस हो चाहे तरल हो, दोनों को हम सबकुटेनियस मार्ग से क्या कर सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं। तो यहां पे आपका उत्तर क्या होगा सर, उत्तर नंबर ए होगा। नेक्स्ट सवाल, आपातकालीन स्थितियों में अंतःशिरा दवा देने का मुख्य कारण क्या। आपातकालीन पूछा है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो चुका है और उस एक्सीडेंट के बाद अगर वो कोमा में चला गया है, वो दवा लेने के हिसाब में नहीं है, या उसको दवा देते हैं पर वो ले नहीं सकता, क्या है, क्या उसका पानी पीने का मन नहीं, कुछ भी नहीं हो, मतलब वो सीरियस कंडीशन में, तो सीरियस कंडीशन में तो उसे क्या देंगे, अंतःशिरा दवाई देंगे, है ना। तो मुख्य कारण क्या है, यह दवा के लिए त्वरित प्रभाव की गारंटी देता है, बिल्कुल, मतलब फटाफट इफेक्ट आएगा, अवशोषण बिल्कुल फटाफट होगा, अवशोषण होते ही प्रभाव भी हाथों हाथ आएगा। और एक्सीडेंट वाले आदमी को या जो एकदम इमरजेंसी कंडीशन में, तो उससे तो ऐसी दवा देनी चाहिए ना, या ऐसा मार्ग देना चाहिए जहां पे अवशोषण बहुत जल्दी हो जाए। तो यहां उत्तर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही है, ऑनसेट एक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, आपातकालीन स्थितियों में अंतःशिरा दवा देने का मुख्य कारण क्या। वापस ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, जिसमें वही चीज होगी कि सर यहां दवा त्वरित प्रभाव से क्या करती है, उपयोग आती है। हाथ तो हाथ उसका क्या आ जाएगा सर, एक्शन आ जाएगा, एकदम से हाथों हाथ उसका क्या आएगा सर, एक्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल यहां पे क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कीमोथेरेपी की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखो, अगर मैं कीमोथेरेपी की बात करूं, कीमोथेरेपी दो तरीके से आती है। देखो, एक तो क्या आती है सर, कैंसर का इलाज, एक तो किसका इलाज करता है, कैंसर का। एक सर जितने भी हमारे पास सूक्ष्म जीव है, उन सूक्ष्म जीव को मारने का भी इलाज ये करती है। तो यहां पे हमसे क्या पूछा गया है सर, कीमोथेरेपी के बारे में पूछा गया है। तो कीमोथेरेपी का सबसे अच्छा काम क्या है, तो सबसे पहला, क्या वो कैंसर को ठीक करने के लिए, क्या, हाँ सर कैंसर का तो इलाज है। कैंसर को फैलने से रोकने के लिए, हाँ सर ये भी सही है। कैंसर के लक्षणों को राहत देने के लिए, हाँ बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ सूक्ष्म जीव के बारे में नहीं पूछा गया, सब कैंसर के बारे में पूछा गया, तो सबके सब यहाँ पे सही है। सूक्ष्म जीव पूछता तब भी सही होता, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा सर, ऑल ऑफ दी अबाउट, डी बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पूछा गया है कि सर रोगाणु रोधी एजेंटों का मुख्य कार्य क्या होता है। देखो, दो तरीके की चीजें होती है, एक रोगाणु रोधी और एक रोगाणु नाशक, दो चीजें। एक तो क्या है सर, रोगाणु नाशक, है ना, लिख देता हूं अच्छी तरीके से, रोगाणु नाशक क्या करता है सर, रोगाणु को मारने का काम करता है। और रोगाणु रोधी क्या करता है सर, रोगाणु के नंबर को कम करता है, तो दोनों चीजें अलग अलग है। एक तो रोगाणुओं को मारने का काम कर रहा है, एक रोगाणुओं के नंबर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, अब यहां देखो, प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है क्या, नहीं, ये काम तो कौन करता है हमारे लिए सर, वैक्सीन करता है। सूक्ष्म जीवों को मारना या उनकी वृद्धि को रोकना, हाँ वृद्धि को तो रोकता है सर, यहां तक तो ठीक है। फिर आगे देखो, कैंसर की कोशिकाओं की वृद्धि को बढ़ावा देता है क्या, नहीं, वो तो अलग चीजें हैं। और रक्तचाप को बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं, ऐसी चीजें थोड़ी, कोई दवाई ऐसे लेते हो क्या बीपी बढ़ा दे हमारी, कैंसर को बढ़ा दे, ऐसा तो हम लेते ही नहीं है। तो यहां पे जो उत्तर होगा वो उत्तर क्या होगा सर, बी होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणु रोधी एजेंट उदाहरण है। अब यहां पे पूछो, रोगाणु रोधी पूछा है, रोगाणु रोधी का मतलब जो किसको मारता होगा सर, बैक्टीरिया को मारता होगा, या फिर किसको मारता होगा, वायरस को मारता होगा, या किसको मारता होगा सर, किसी भी फंगस को मारता होगा, मतलब ये सब होंगे, है ना। क्या स्टेरॉइडल उसमें आएंगे क्या, नहीं। एंटीबायोटिक उसमें आते हैं क्या, हाँ बिल्कुल सर, एंटीबायोटिक का काम होता है बैक्टीरिया को मारना, तो ये इसके अंदर आएगा। पेन रिलीवर, दर्द निवारक यहाँ नहीं आएंगे। एंटासिड, पेट में गैस बनती है तब एंटासिड काम में लिया जाता है, तो वो भी यहाँ पे नहीं आएंगे, उपयुक्त नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ क्या पूछा गया है कि उन पदार्थों को क्या कहा जाता है जो सूक्ष्म जीवों को मारता है। सूक्ष्म जीवों को मारने वाले को क्या बोला जाता है,
सूक्ष्म जीवों को मारने वाले को क्या बोला जाता है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं सर, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, और कीटाणु को मारने को क्या बोला जाता है सर, उसे बोला जाता है कीटाणु नाशक, है ना। तो कीटाणु नाशक यहां पे डायरेक्ट दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कीमोथेरेपिटिक एजेंटों का उपयोग किन रोगों के इलाज में किया जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कीमोथेरेपिटिक एजेंट जो भी होता है उनका काम या तो कैंसर है या फिर कहां पे किया जाता है सर, सूक्ष्म जीवों को मारने में किया जाता है। सूक्ष्म जीव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, केवल बैक्टीरिया को मारते हैं क्या, नहीं। केवल वायरस को मारते हैं क्या, नहीं। सूक्ष्म जीवों को, केवल फंगस को मारते हैं क्या, नहीं। वो विभिन्न रोग जिनमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब आता है, सबको मारते हैं। देखो कैंसर भी यहां पे शामिल है, तो यहां पे डी उत्तर बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि यहां पे सारे जीवों को भी मार रहा है और कैंसर के ट्रीटमेंट में भी वो क्या आ रहा है सर, काम आ रहा है। नेक्स्ट सवाल यहां क्या पूछा गया है, रोगाणु रोधी चिकित्सा का उद्देश्य क्या है। रोगाणु रोधी का मतलब समझ आ गया होगा आपको कि सूक्ष्म जीवों को क्या करना सर, मारना, हटाना। अब सर यहां पे क्या बोल रहा है, रोगाणु रोधी को चिकित्सा में क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहां देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, शरीर के सभी सूक्ष्म जीवों को समाप्त करना। शरीर के सभी, सबको मारना जरूरी है क्या, नहीं। कुछ जीव तो हमारे पेट में ऐसे भी होते हैं जो पाचन में हेल्प करते हैं, तो सभी को मारने की यहां पे जरूरत नहीं है, तो ये उत्तर तो यहां पे गलत होगा। टू रिड्यूस और एलिमिनेट द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, रोगजनक जीवों को कम करना या समाप्त करना, बिल्कुल सही। जो रोग उत्पन्न करते हैं उन लोगों को मारना, उनको कम करना, ये होता है। उसके अलावा सूक्ष्म जीवों को उत्परिवर्तन करना, उनमें उत्परिवर्तन नहीं लाना, उनकी संख्या को थोड़ी बढ़ाना है। तो यहां में हमारे पास रोगाणु रोधी का एक ही काम होता है, रोगाणुओं को क्या करना, मारना, दैट्स इट, और कुछ यहां पे नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल यहां पे पूछा गया है, सर रोगाणु रोधी एजेंटों की कार्यविधि में से कौन सा आम है। रोगाणु रोधी की कार्यविधि में सबसे आम कौन सा है, तो बिल्कुल आम काम यहां पे क्या होता है सर, सबसे पहला कोशिका के विभाजन को उत्तेजित करता है क्या, नहीं। अगर कोशिका विभाजित करेगी तो कोशिका विभाजन से रोगाणुओं का नंबर बढ़ जाएगा, तो नंबर थोड़ी बढ़ाना है हमें यहां पे। उसके अलावा क्या प्रोटीन संश्लेषण को रोकना, हाँ एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, लेकिन ये कौन करता है, एंटीबायोटिक करते हैं। बहुत कम लोग करते हैं, पर एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाई करती है। सूक्ष्म जीवों की संरचनाओं और एंजाइमों के साथ हस्तक्षेप करना, यस बिल्कुल, यहां पे सूक्ष्म जीवों के साथ हम उसके क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, ताकि हम उसको मार सके। तो यहां पे सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, रक्त के थक्के बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। अगर आपके शरीर में रक्त का थक्का बनाना है, रक्त का थक्का बनाना है, तो कौन सा विटामिन चाहिए होगा। तो यहां पे सबसे फेमस विटामिन जो रक्त का थक्का बनाता है वो कौन सा है, विटामिन के। तो यहां पे उत्तर क्या होगा सर, उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो क्या बनाता हो, रक्त का थक्का बनाता है। नेक्स्ट सवाल, सर कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है। कैल्शियम से अवशोषण के बारे में पूछा है, कैल्शियम के अवशोषण के बारे में पूछा है। तो कैल्शियम के अवशोषण की अगर बात करें तो याद रखना, हमारे शरीर में कैल्शियम के साथ फास्फोरस का अवशोषण भी कौन करता है, फास्फोरस। कैल्शियम के साथ फास्फोरस का भी अवशोषण कौन सा विटामिन करता है, तो उसका नाम है विटामिन डी। उसका नाम क्या होगा, विटामिन डी, जो कि यहां पे ऑप्शन नंबर सी है। बिल्कुल ऐसे ही सवाल आएंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके ड्रेसर के अंदर और आते रहेंगे। और याद रखना, जब भी एग्जाम होगा उस टाइम पे आप भी याद करोगे कि यस सर जो आपने करवाए थे वैसे क्वेश्चन आए हैं, उससे लिंक क्वेश्चन आए हैं, मतलब उससे बाहर कुछ नहीं गया। तो किस तरीके के क्वेश्चन लगे, फार्माकोलॉजी के भी करवाए हैं, एनाटॉमी के भी करवाए हैं, कुछ ना कुछ मैंने स्केपल वाले की उसके भी करवाए हैं। तो सारे मिक्स्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गए होंगे। होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, उसके अलावा एक्सप्लेनेशन भी बहुत शानदार लगा होगा। और एक काम जरूर कीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमें ऐसे वीडियो और रिक्वायर है, ताकि हम और ऐसे क्वेश्चन लेके आए, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। उसके अलावा कितने मार्क्स आए आपके 50 में से, वो भी कमेंट में मेंशन जरूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उसके अलावा जो नए चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपको नंबर मिल रखे हैं। तो मिलते हैं आपकी डिमांड पे नेक्स्ट एक और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।